आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। और आज हम सेहत में बात करेंगे ये वक्त से पहले एजिंग के साइन हमारे फेस पर क्यों नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करके मज़ीद घाटे का सौदा करते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े जवान नज़र आएंगे और मुझे लगता है कि हर चीज़ टेम्प्रेरी होती है। हमें इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, लेकिन कुछ चीज़ को हम डिले कर सकते हैं अपनी आदत के ज़रिए, हम अपनी डाइट के ज़रिए, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ज़रिए। और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कवल जवाद साहिबा ने, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानते हैं वो कैसे इतनी यंग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर कवल, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। सेम फॉर यू डॉक्टर कवल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कवल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको होता है कि एक भी फाइन लाइन ना नजर आए फेस पर। पहले इतनी ऑब्सेशन नहीं थी, अब सबको होता है कि हमारे यहाँ पे लाइंस नजर आ रही हैं, माथे पे बल नजर आ रहे हैं, लाफिंग लाइन नजर आ रही हैं। ये सब चीजें खत्म हो जाएं, ये खत्म हो सकती है? पहले तो ये जानते हैं। एक्चुअली इकरा, देखिए, एक भी फाइन लाइन नज़र ना आना या कोई भी थोड़ी सी भी एजिंग शो ना होना, दिस इज़ रॉन्ग। आपको ना जो कहते हैं कि एजिंग जो है ना वो ग्रेसफुली होनी चाहिए। ऑल्दो ये सारे ट्रीटमेंट्स वर्क करते हैं और आप अपना प्लास्टिक फेस जिस पे एक भी रिंकल नहीं होगा, डेफिनेटली मैं उसे प्लास्टिक फेस का हाँ, ये अच्छी टर्म है। तो वो प्लास्टिक फेस भी लोग बनवाते हैं। आपके सामने बहुत सारी रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपने फेसेस को जो है वो बिल्कुल मास्क करवाया हुआ है। बेसिकली ये आप अपने एक्सप्रेशन को फ्रीज कर लेते हैं। आपको कब बुरा लग रहा है, आपको कब अच्छा लग रहा है, आपको कब हैरत हुई है, स्पार्क फेस या वो आप नहीं दे सकते हाँ। एक्सप्रेशन। सो आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को यूज़ करने के बाद बिल्कुल ऐसा करवा सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि वाकई ऐसा मास्क फेस या प्लास्टिक फेस हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जो कि अपना मास्क फेस या प्लास्टिक करवाने के बाद फिर पछताते हैं कि ऐसा नहीं करना था, हमें थोड़ी सी उसमें नेचुरल टोन रखनी थी। सो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड। बेसिकली एंटी एजिंग ये आपकी एजिंग के सिलसिले को रोकेंगे नहीं, स्लो कर देंगे, वर्स नहीं होने देंगे। जो बैड इम्पैक्ट होता है आपके फेस पर या आपकी बॉडी पर वो नहीं आने देंगे। सो दीज आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बट अगर आप उन्हें लिमिट में इस्तेमाल करवाएं, प्रोफेशनल बंदे से उसे लगवाएं या उससे मशवरा लें कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और कितनी बेहतर है। हमने जाके नहीं कहना कि हमें यहाँ ये लगा दें, यहाँ ये लगा दें, ये चीज़ ठीक नहीं है, आपने यहाँ इतना इंजेक्ट करना है। हाँ, वो ज़्यादा करने वाले को पता है कि वो उसकी जॉब है। और उनसे पूछें कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके एस्थेटिक कंसल्टेंट आपको बताएंगे कि आपके फेस पे हम कितने हद तक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में से ये चीज़ें लेकर आएंगे तो आपका फेस नेचुरल लगेगा। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, मुझे इस बात की आज तक नहीं समझ आई, चीक फिलर करवाते हैं, ये प्लम्पी हो जाती हैं और हमारी वैसे हैं। और कभी कभी ऐसे होता था, बुरी लगती थी, ये क्यों है ना ऐसे। और मैं आप देखती हूँ लोगों को लगता है कि शायद वो यंग नजर आने के लिए ये चीज़ कराते हैं, क्योंकि उसके बाद फेस मसल जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इतने प्यारे लगते हैं आजकल के लोग, इसको क्यों कम करवाते, मतलब मॉडल फेस में क्यों आना चाहते हैं? एक्चुअली क्योंकि आपके हैं ना, इसलिए आपको नहीं दिल चाहता आपका कि आपके भी ऐसे ब्लश ऑन वाले चीक्स हों। बेसिकली अच्छा, थैंक यू। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं ना, तो हमारा जो वॉल्यूम है फेस का, अगर हम फेस की बात कर रहे हैं, आपने चीक्स की बात की, वो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे जो बोन है आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है, वॉल्यूम ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, आपकी स्किन सैग कर जाती है, वो जो आपका प्रॉपर वॉल्यूम है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उससे आपकी लुक एजड आती है, राइट। एजिंग आपका प्रोमिनेंट हो जाता है। अब कुछ ट्रेंड ऐसा चला है, पहले लोगों ने थोड़ा सा नेचुरल, जैसे कि आपका है, लाइक मैं इसे नेचुरल बिल्कुल कहूँगी कि ये बिल्कुल एक नेचुरल ब्लश है, नेचुरल आपका वॉल्यूम है। लोगों को जब ये नेचुरल वॉल्यूम लॉस होता हुआ नजर आता है, फिर वो फिलर्स की तरफ दौड़ते हैं कि हमने वो वॉल्यूम डलवाना है। किस एज में लॉस होता है? बेसिकली तो ये आफ्टर 30s लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी जो डाइट है या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इतना सेडेंट्री हो चुका है कि वो आफ्टर 20s 25 ही लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी स्किन की अच्छी केयर नहीं करते हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते, मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर नहीं है, डाइटिंग के चक्करों में हमने अपना आप ख़राब कर लेना है, तो फिर डेफिनेटली वो जिस एज में चाहे, लाइक 20s के बाद, 25 के बाद भी लॉस होना शुरू हो जाता है। ये लोग जो कैफीन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज़्यादा खदशात होते हैं इस चीज़? देखिए, ड्रग्स आप कोई भी लें, किसी भी किस्म की लें, किसी भी चीज़ का आप एक्सेस करें, इवन चाय, निकोटिन, आप कुछ भी लेना शुरू करें, कॉफ़ी का भी, हालांकि आई लव कॉफ़ी, मैं उसके ख़िलाफ़ बात कभी नहीं करती। आपको करने भी नहीं देंगे कोई। ब्लैक कॉफ़ी आई लव इट, लाइक, लेकिन मैं उस कॉफ़ी की बात कर रही हूँ जो विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क होती है, ब्लैक कॉफ़ी।
लोग क्या करते हैं कि उसका एक्सेस यूज़ शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी बॉडी से फैट ख़त्म करने के साथ साथ मसल लॉस भी स्टार्ट कर देता है। जब मसल लॉस होता है आपका, तो आपका नेचुरल जो ब्यूटी है, नेचुरल जो आपका हुस्न है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके ऑल्टरनेटिवली आपने फिर क्या करवाना होता है, आप फिलर्स लगवाते हैं, स्किन बूस्टर्स लगवाते हैं, परमानेंट आप सिलिकॉन फिलर डलवा रहे होते हैं कि परमानेंट यहाँ पर हमारे वॉल्यूम रहे, इस जगह पे वॉल्यूम रहे, आपकी जॉ लाइन बनी रहे, आपका नोज़ शेप में रहे। तो ये सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लोग जब एक्सेसिव करवा लेते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा होगा राखी सावंत का फेस है, ऐश्वर्या राय का है, सबका फेस सेम लगने लग गया है, बिकॉज ये सब एज्ड अप हुए हैं। पहले सब राखी सावंत को क्रिटिसाइज करते थे, बट आप देखें जो हमारी फेवरेट हैं, जैसे ऐश्वर्या मेरी बड़ी फेवरेट है, सुष्मिता सेन है ये, लेकिन अब इन लोगों ने भी क्या किया है कि वो फिलर एबनॉर्मली पुट करवा लिए हैं। सुष्मिता का तो मुझे बहुत बुरा लगता है ना? वो अब एबनॉर्मल लगता है, लाइक वो अब अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को अच्छा लगता है, माइट भी एक ट्रेंड है क्योंकि, बट अगर आप एक नॉर्मल फेस रखना चाहते हैं विद गुड वॉल्यूम तो भी फिलर्स आप करवा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे लाइक अमाउंट के साथ। उसके लिए आपको वो शेप देने की ज़रूरत नहीं है जो आजकल की सेलिब्रिटीज़ का ट्रेंड है। आपकी जितनी शेप आ जाए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा ब्लश होता है। वो आपसे ही करवाया था, याद नहीं आपको? नहीं, आपका कोई फिलर नहीं है, आपका नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा, अब हम देखते हैं डॉक्टर कंवल, बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट सीरम्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है उससे भी एजिंग कम होना शुरू हो जाती है। रेटिनॉल जो है कब इस्तेमाल करना चाहिए और वो किस तरह से हमारी एजिंग साइन को रिड्यूस करता है? देखिए, रेटिनॉल एक बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। करने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक बहुत सस्ती सी क्रीम भी अवेलेबल है, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर है, आपने सोशल मीडिया पे नाम सुना होगा स्किन ए के नाम से। इसी तरीके का रेटिनॉल मतलब बहुत सारे सिरम्स हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनी बना रही हैं जो कि बहुत मशहूर हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रेटिनॉल हर एक के लिए नहीं है। अगर रेटिनॉल आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। ओवर ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन वाले रेटिनॉल खुद से इस्तेमाल ना करें, बिकॉज आपकी स्किन को वो मज़ीद ख़राब करेगा, ठीक नहीं करेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट नहीं आएगा। रेटिनॉल इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप उसको चेक करें। पहले मैंने काफ़ी मरतबा बताया डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि किसी भी चीज़ का टेस्टर आप अगर करना चाहते हैं, उसको आप अपनी हम जिसे कहते हैं पैच टेस्ट, आप अपनी एल्बो पे लगा के चेक कर सकते हैं। एल्बो पे तो पहले इतनी गंदी स्किन होती है। नहीं, आई मीन वो अगर एल्बो की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, आप उसे लगाएं, 15 मिनट्स वेट करें। अगर वहाँ कोई रैश आता है, अगर वहाँ कोई आपको रेडनेस आती है, खारिश होती है, इट मीन्स कि आपने कभी भी वो अपनी स्किन पे नहीं लगाना। अच्छा, एल्बो स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है? एल्बो की स्किन सेंसिटिव होती है बिकॉज वो बिल्कुल नियर टू बोन होती है, सो वो आपको इमीडिएट रिएक्शन देती है। और बिकॉज ये कपड़ों में छुपी भी रहती है, वहाँ कोई बन जाता है निशान या कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम नहीं होता। सो आपने रेटिनॉल स्टार्ट करना है वंस अ वीक। अगर आपको सूट कर गया है, आपकी स्किन ठीक है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप रेटिनॉल यूज़ कीजिए। वंस अ वीक से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट उससे फॉलो करें आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन को प्रॉपरली। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रेटिनॉल एक इतना अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो कि ना सिर्फ आपके फाइन रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपके जो स्पॉट्स हैं, एक्नी स्पॉट्स पड़ जाते हैं या किसी भी किस्म के कोई स्पॉट्स पड़ते हैं, उसे भी फेड आउट करता है। सो बहुत अच्छा है, बट बेहतर यही है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट ऐसे कौन से हैं, ये जो PRP, मेसोथेरेपी, ये वो सब चीज़ें, एक्सोसोम्स जो है आजकल सब चीज़ें, ये वाकई में हमारी एजिंग साइन को कम करती हैं? बिल्कुल करते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स, एक्सोसोम्स, उसके अलावा अगर हम लेज़र्स की बात करते हैं तो लेज़र्स में हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास हाइब्रिड CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, RF माइक्रो नीडलिंग है, उसके अलावा हाइफू है, अल्थेरेपी है, उसके अलावा हमारे पास मॉर्फियस 8 है। ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो समहाउ आपके फेस की लिफ्टिंग करवाते हैं, बॉडी कंटूरिंग करवाते हैं, आपके फेस से फाइन रिंकल्स को ख़त्म करते हैं। जैसे डायनामिक रिंकल्स अगर आपके फेस पर हैं जो कि मूवमेंट के साथ आते हैं, उसके लिए बोटॉक्स इज़ बेस्ट। आप बोटॉक्स करवाइए। अगर आप एक रियली कैंडिडेट हैं, आपको रियली इंडिकेशंस हैं कि आपके फेस पे रिंकल्स प्रोमिनेंट हो रही हैं, आपको क्रो फीट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो बोटॉक्स इज़ बेस्ट फॉर यू। ये फ्रैक्शनल लेज़र जो आपने बताया CO2, ये किस तरह से हमारे एजिंग साइन को रिड्यूस करता है? देखिए, फ्रैक्शनल लेज़र जो है बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाके इन्वेड करके, लाइक हम उस पर पंच बनाते हैं ना, आपने देखा होगा उसका प्रोसीजर फ्रैक्शनल लेज़र का,
उनसे आपका नेचुरल इलास्टिन कोलेजन बूस्ट होता है, आपकी स्किन की सुपरफिशियल डेड लेयर रिमूव होती है स्लोली, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जो भी फाइन लाइंस होती हैं, जो फाइन रिंकल्स होते हैं, वो आपके काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं, काफ़ी हद तक आपका फेस रिजुविनेट हो जाता है। लेकिन उसकी भी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। स्कार्स के लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है, उससे आपके पोर्स श्रिंक होते हैं, बिकॉज स्किन आपकी सारी रिजुविनेशन फेज में जा रही है ना, आपका कोलेजन बूस्ट हो रहा है, इलास्टिन बूस्ट हो रहा है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, सो वो सारा रीबूस्ट करती है आपकी स्किन को। लोग उसे रिजुविनेशन के लिए भी करवाते हैं, लोग उसको करवाते हैं कि वो आपकी स्कार्स को भी ख़त्म कर दे। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं करवाती हूँ। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको ये लगता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को फाइन लाइन से बचाना है, रिंकल से बचाना है, उसके अलावा भी आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप बूस्टर्स फिलर्स के अलावा ये नहीं करवाना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बूस्टर फिलर्स को अवॉइड करते हैं कि बूस्टर फिलर्स हम ना करवाएं। उनके लिए बहुत सुपर ट्रीटमेंट मैं आपको बताने लगी हूँ, स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो ट्रीटमेंट है जो कि आपकी स्किन में हम इन्वेट करते हैं, इन्फ्यूज़ करवाते हैं, और इसकी वजह से आपकी स्किन का जो नेचुरल कोलेजन इलास्टिन है, ना सिर्फ वो बूस्ट होता है बल्कि आपकी स्किन पर एक अच्छा ग्लो भी आता है, इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। सो अंडरस्टैंड करती हैं आप मेरे सवाल को भी और गेस्टर्स को भी। थैंक यू सो मच। ये आप समझ गई होंगी मैं क्यों कह रही हूँ। मैं बहुत आपके साथ जो है ना, हाँ, वो हमारा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी केमिस्ट्री मैच होना शुरू हो गई है बेसिकली। बड़ी अच्छी बात है वैसे, और ये मुझे नहीं लगता बहुत कम मैच होती है सब लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर कंवल, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आपने कहा ये सब लेजर्स वगैरह इस तरह से करते हैं, ये सब ट्रीटमेंट्स करते हैं, किस एज से हमें ये ट्रीटमेंट्स शुरू करवा लेने चाहिए? अगर आप एंटी एजिंग की बात कर रही हैं तो जब आपके फेस पर आपको लगने लगे कि पहला साइन ऑफ एजिंग अपेयर हो गया है, आपको फाइन लाइंस आने लगी हैं, या आपके फेस पर ये फोरहेड पर लाइंस रिंकल्स बन गए हैं, आपको 11 लाइन जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्स लाइन वो बन गई हैं, आपको क्रो फीट्स आने लगे, यहाँ पे रिंकल्स पड़ने लगे हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी आपको अपीयरेंस होने लगे फेस पर, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। बिकॉज मैंने कहा ना, एज लिमिट तो कोई रही नहीं ना हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आफ्टर 20s 25 आप अपने लिए, लेकिन अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कौन सा ट्रीटमेंट सुइटेबल है, जो कि आपको हार्म भी नहीं देगा और लॉन्ग टर्म भी होगा। डॉक्टर कंवल, मैंने सुना था कि जब मैं एक बार ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी, मेरे सर्टेन जगहों पे ना कुछ एक्नीज थे और वो एक्टिव एक्नी थी, लेकिन वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट थी उन्होंने वो चीज छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये जर्म्स कहीं और लग गए तो ये पूरे फेस पर एक्नी कोस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो हम जो करवाने के लिए जाते हैं वो इतना नहीं करते, वो एक्नी के ऊपर भी लेजर कर रहे होते हैं। ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत है। देखिए, आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर जैसे PRP माइक्रो नीडलिंग है, आपको पता है ना कि वो एक थोड़ा सा उसमें ब्लीडिंग होती है, उसमें आपके फेस पर इंजेक्ट हो रहा होता है। तो मीजोथेरेपी है, माइक्रो नीडलिंग है, कुछ लेजर थेरेपीज हैं। कभी भी एक्टिव एक्नी, सेंसिटिव स्किन, आपको सोराइसिस है, आपको एक्जिमा है, आपके फेस पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपने कभी भी इन ट्रीटमेंट्स को परसू नहीं करना, क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि इस कंडीशन में आप कोई भी प्रोसीजर करवाएं। सबसे पहले हमने उसे ट्रीट करना है और उसके बाद हम जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए मुनासिब है, जो प्रोसीजर मुनासिब है, हम उसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, आपके केसेस इस तरह से आए हैं कि करवाने के बाद एक्नी वर्स हो गई, दाने और ज़्यादा हो गए। आप यकीन करें, मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास ज़्यादा बिगड़े हुए केसेस ही आते हैं। उसका रीज़न ये है कि इतने सारे रिनाउंड, मतलब रिनाउंड ही मैं इसलिए कहूँगी कि हमसे ज़्यादा वो मशहूर हैं। बहुत सारे एस्थेटिक सेटअप्स खुले हुए हैं, उनके पास पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। रीज़न क्या है? उन्होंने एंटर होना है और पेशेंट्स को प्रोसीजर्स की लाइन बता देनी है। उन्हें नहीं पता कि इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात कब होते हैं? जब पेशेंट हमारे पास बिगड़ के आता है, जब उनसे संभलता नहीं है। तो मोस्टली जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको यही बताएंगे कि उनके पास पेशेंट ज़्यादातर बिगड़े हुए ही आते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये मैसेज भी करना चाहती हूँ लोगों को कि बहुत कुछ वर्स होने से पहले ना पढ़ लें, उसको समझ लें। आप किसके पास जा रहे हैं, खुद पता होना चाहिए। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, आप गूगल क्या, आप चैट GPT खोलें, आपको सब कुछ पता चल जाता है। सो कोई भी अगर दोनों प्रॉब्लम हो रही है तो आप YouTube से पूछें, वो आपको वीडियोस निकाल कर देंगे। वीडियोस देगा और ये भी बताएगा कि किस ट्रीटमेंट को कब नहीं करना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपने लिए एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट का इंतखाब करें जो कि आपकी बीमारी को समझे, आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। ना सिर्फ उसने पैसा कमाना हो, पैसा देखिए सबने कमाना है, ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है कि जी आ जाए फी सबिलिल्लाह मैंने सारा ट्रीटमेंट करना है।
बट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने अपने पेशेंट को भी देखना है कि उसके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। आप थोड़ा लेट कर लें प्रोसीजर, बट उसको मशवरा दे दें कि इस वक्त आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप इसको 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद, 5 वीक्स के बाद आके करवाएं, तो हम आपके लिए इसके बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकेंगे। सही हो गया। अच्छा, हम बच्चियों की बात करते हैं। आजकल बच्चियों को सब पता है, सैंडविच मेथड से लेके वो बहुत सारे लोग कह रहे थे हम हियालुरोनिक एसिड लगा रहे हैं और 15-16 साल की हैं, वो कौन से ऐसे एसिड्स हैं, कौन से ऐसे सीरम्स जो हैं वो टीन एज में बच्चियों को अप्लाई करने चाहिए? क्योंकि आजकल की बच्चियां इतनी मोट स्कॉट नजर आती हैं। आपको याद होगा हमारे जो बचपन की तस्वीरें, 2 आईब्रोज आपस में मिली होती थी, इतनी बड़ी बड़ी मूछें ये लेकर हम कॉलेज जाते थे, वहां जाकर ये सब चीजें रिमूव होती थी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब वो बच्चियां 8th 7th स्टैंडर्ड में हैं और वो ऐसे लश पश हैं। हाँ जी, उनकी अम्माएं भी उतनी कॉन्शियस है ना। हमारी अम्माएं तो कहती थी कि लिपस्टिक लगानी है तो वो भी जाके आपने इंटर कर लेना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। फिर हमें ये सेंस आया था कि हमने ये फ्रेंड ने मेरी आईब्रोज करवाई थी 2nd ईयर में। चले, मैंने आपसे पहले करवा ली थी मैट्रिक के बाद। अच्छा, ऐसा है कि बेसिकली जो ये हाइलुरोनिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, नायासिनामाइड है, मैं 9-10 साल की बच्चियों को तो नहीं कहती कि वो करें, बट आजकल की जो फर्स्ट ईयर की बच्चियां होती हैं, राउंड अबाउट जब वो प्यूबर्टी को टच करती हैं 12, 14, 15 जल्दी वो बिल्कुल अर्ली हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें एक्नी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उनके ओपन पोर्स का बड़ा मसला होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आना शुरू हो जाते हैं। स्किन केयर देखें हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगेन बात करूंगी कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, सोने जागने की रूटीन अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से अर्ली एज में बच्चियों को PCOS का बड़ा मसला होता है, तो उसकी वजह से आपके फेस पर एक्नी आती है, सबसे पहले गैर ज़रूरी बाल आते हैं, और ये सब चीज़ें इनको ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट आपने अर्ली एज से नहीं करवाया तो ये निशान छोड़ देते हैं। सो सैलिसाइलिक एसिड, नायासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड ये एक ऐसी चीज़ है जो प्यूबर्टी के बाद बच्चियां यूज़ कर सकती हैं, इंडिकेशन अगर है तो। अदरवाइज़ 2 चीज़ें बेस्ट है, आपकी स्किन अगर अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं, दैट्स इट। क्योंकि सनस्क्रीन न्यू अमेरिकन गाइडलाइन के मुताबिक 6 मंथ से ऊपर का जो बच्चा है उससे लेके जो भी इंसान की लास्ट एज है 70 साल, 80 साल, 90 साल टिल द लाइक डेथ, आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और सनस्क्रीन का तरीका भी वही है कि आपने उससे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाना है, अगर आपकी स्किन नॉन ऑयली है तो फिर आपने ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाना है। ठीक है, इस तरह से करके आप अपना स्किन टोन के मुताबिक मॉइस्चराइज़र लगाएं, देन सनस्क्रीन अप्लाई करें। सबसे पहले आपको खुद समझना होगा कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, क्या चीज़ें आपको सूट कर रही है, क्या नहीं सूट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों में हम लेकर चलते हैं कि हम एक मैंडेटरी हो गया है कि हर खातून ने एक नाइट क्रीम लाजमी रखनी है। और मैंने ये एक बात सुनी थी कि अगर हम कुछ भी ना लगाएं, हमारी स्किन जो है खुद हील हो रही होती है, खुद जो है वो रिजुविनेट हो रही होती है, तो वाकई में हमें क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत है? सच देखिए, खुद ब खुद रिजुविनेशन का एक सिलसिला या एजिंग को स्लो डाउन करने का सिलसिला हमारा 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक रहता है, इसके बाद वो ऑलमोस्ट स्लो डाउन हो जाता है। सो आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यूज़ करने के लिए या अपनी स्किन को फ्रेश लुक देने के लिए बहुत सारी ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं। मैं उसमें स्टेरॉइडल बेस्ड या मर्करी बेस्ड ये जो आम मेडिकल स्टोर्स पे, दुकानों पे मिलने वाली क्रीम है, उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रही, बट फॉर लाइक स्किन की गुडनेस के लिए, लाइक आपको रात के लिए, दिन के लिए एक डे केयर रूटीन में और एक नाइट केयर रूटीन में क्रीम्स चाहिए होती है, जिनमें आपके पास कोजिक एसिड हो सकता है, जिसमें आपके पास अल्फा एर्बिटिन हो सकता है, जिसमें आपके पास बहुत सारी ऐसे सैलिसाइलिक, नायासिन, रेटिनॉल, लाइक आपको अपनी नीड के मुताबिक चूज़ करना है। सो एक आपकी डे केयर क्रीम हो जाती है और एक आपकी नाइट केयर क्रीम हो जाती है। आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन वो किस लिए होता है? गोरा बनाने के लिए नहीं होती, वो आपकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए होती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए होती है। आपकी स्किन पर जो सारा दिन मेकअप के बाद या सारा दिन बाहर आप जाते हो, काम करते हो, आपकी स्किन पर जो धूल मिट्टी आ जाती है, आप फ्रेश होकर जब वो लगाते हो तो आपकी स्किन उससे फ्रेश रहती है। बिल्कुल इस तरह से। आप मुझे बताएं, आप कौन सी क्रीम्स या कौन से सीरम्स जो हैं वो नाइट में इस्तेमाल करते हैं? आप ये गलत कर रही हैं वैसे। बट बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं काफ़ी मरतबा अपनी डे केयर और नाइट केयर रूटीन अपने इवन इंस्टाग्राम और अपनी डिफरेंट जगहों पे भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे मेरी डे केयर रूटीन में मैंने सुबह उठना है, जब भी मैंने क्लिनिक जाना है या जैसे मॉर्निंग शो में मैं आ गई हूँ, मैंने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करना है।
हाइड्रेट करने के बाद मैं मेकअप करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, मैं बिल्कुल इसे डिनाई नहीं करूँगी कि मैंने मेकअप नहीं किया होता और जी मेरी नेचुरल सारी है। नेचुरल करती है, इतना नहीं करती। हाँ, लेकिन ये पता है नीड ऑफ टाइम है इकरा, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं विदाउट कुछ भी लगाए हुए और मैं जाके बैठूँ और लोगों को लगे मैं फ्रेश हूँ। नहीं, हमारी भी नींदें नहीं होती, अपने आप को रेडी रखना। एग्जैक्टली, हमारी भी नींदें पूरी नहीं होती, हमें भी हल्के हैं, हमें भी डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, हमें भी ऐसा होता है कि पफी आइज हो जाती हैं जब हम पूरी रात जागते हैं या दिन जाग लेते हैं, क्योंकि सर्टेन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको डेफिनेटली रेस्ट नहीं मिलता। सो हमारी भी इतनी टफ रूटीन होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो प्रॉपर्ली, मॉइस्चराइज आप करते हो। मैं हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ, आजकल मैं स्नेल म्यूसिन यूज़ कर रही हूँ हाइलुरोनिक की जगह, बिकॉज स्नेल म्यूसिन का ज़माना है, हम इस पर किसी दिन ज़रूर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं कर चुकी हूँ वो यूज़। अच्छा, वो मेरी स्किन जो है उसने बहुत ऑयली कर दी थी, मुझे सूट नहीं किया। ऑयली कर दी थी? अच्छा, मेरी स्किन पे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं स्नेल म्यूसिन लगाती हूँ, वो थोड़ी देर में मुझे ऑयली करता है और उसके बाद वो पूरी मेरी स्किन पर एक लेयर बना के ना, आपकी स्किन ड्राई होगी। मेरी स्किन ड्राई, बाकायदा मुझे नीड होती है कि अब मैं दोबारा मॉइस्चराइज करूं। सो वो मैं स्नेल म्यूसिन लगाने के बाद अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। उस नॉर्मल मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के बाद मैं दोबारा से रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मैं उठ के अपना फेस वॉश करने के बाद भी मैं एक दफ़ा रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ। और वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। लाइक उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना, उस पर अगर कोई फाइन लाइंस हैं, कोई पफी आइज हैं, वो आपकी काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाती हैं अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ स्प्रे करें। लोकल मिलते हैं रोज़ वाटर, कुछ मैंने ऐसे ही रखा है, लाइक कोई वो इम्पोर्टेड नहीं है कि मैंने कोई बाहर से लिया होगा, नॉर्मल सा जो यहाँ मिलता है वही मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद आप अपनी स्किन को मैं जैसे स्नेल म्यूसिन लगाती हूँ, वो नहीं है तो आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। वो करने के बाद आपने अपना सनस्क्रीन लगा लेना है। 5 to 10 मिनट्स का मैं देती हूँ, गैप देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, दैट्स इट। फिर मेरे पास एक स्प्रे वाला सनस्क्रीन है, जब मुझे नीड होती है 3-4 घंटे के बाद मैं उसे अपने फेस पर सनस्क्रीन को कर लेती हूँ। मेकअप में भी मेरा फ्रेश रहता है और मुझे सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ये मेरी डे केयर रूटीन रहती है सारा दिन। रात को घर आने के बाद लाइक वॉश करके मैं डबल क्लिनजिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने सारा दिन मेकअप किया हुआ होता है। डबल क्लिनजिंग करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि 3-4 घंटे मेरी स्किन रहे। ऑयल वगैरह से करती हैं? बिल्कुल, मैं ऑयल से करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। कभी मैं आलमंड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ उसके लिए, मोस्टली वैसे मेरे पास आलमंड ऑयल ही होता है मरहबा का, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। वो नहीं है तो बहुत सारे लोग रोज़ वाटर से भी रिमूव करते हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, जो भी आपका माइसिलर वाटर बहुत अच्छा है। लाइक मैं अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो जो मॉइस्चराइजेशन आप अपने फेस पर जिस चीज से भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में रखते हैं ना मॉइस्चराइजर, उससे आप रिमूव कर लें और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। बस मेकअप जो है वो अच्छे से रिमूव होना मेकअप रिमूव होना चाहिए। और फिर उसके बाद रात की मेरी रूटीन ये है कि मैं वीक में एक मरतबा रेटिनॉल ज़रूर अप्लाई करती हूँ, वीक में, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो मैं एक मरतबा रेटिनॉल यूज़ करती हूँ। और रात के लिए मेरे पास कोजिक एसिड है और ग्लूटाथायोन, ये दोनों की कॉम्बिनेशन में मेरे पास सीरम और क्रीम है, वो मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। ओह माय गॉड, हम आपसे राब्ता करते हैं अभी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल। कोई पैगाम देना चाहेंगी उन बच्चियों को जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के बारे में कॉन्शियस हो रही हैं, जो भी सोशल मीडिया पर देखती हैं, जिस भी इन्फ्लुएंसर को देखती हैं, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने पेड प्रमोशन किया होता है, हम वो बाय करके उनके मजीद प्रमोशन कर देते हैं और अपनी स्किन का वो बेड़ा गर्क कर लेते हैं। मैसेज मेरा इकरा यही है सब बच्चियों के लिए कि आपको खूबसूरत बिल्कुल नज़र आना चाहिए। वैसे ही अल्लाह की तरफ से आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इस खूबसूरती की कदर करें, इसे उल्टी सीधी चीज़ों से बर्बाद ना करें। आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन देखिए, टाइप जानिए, किसी से मशवरा कीजिए। और किसी से मशवरे में वो इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया का मशवरा नहीं होना चाहिए, अपने किसी बड़े से मशवरा कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए और अपनी स्किन के लिए बेस्ट स्किन केयर रूटीन का इंतखाब कीजिए। ख़ास इंस्ट्रक्शन मेरी ये है, बार बार मैं इस पर एम्फेसाइज़ करती हूँ कि आपने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, आपने मॉइस्चराइज़र और उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है अपनी स्किन। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।